In this video, we are going to learn the carbon-13 NMR spectroscopy. इससे पहले हम लोगों ने प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा है। प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े हैं और उसके कुछ स्पेक्ट्रा सॉल्व करने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट है कार्बन-13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेसिकली कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, 13 एंड 14। कार्बन 12 और कार्बन 14 एनएमआर इनएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम लोगों ने ये इंट्रोडक्शन पढ़ा था इसमें, तो पढ़ा था कि जो कार्बन नंबर मतलब ऐसे एटम जिनका इवन एटॉमिक नंबर या इवन मास नंबर होता है वो एनएमआर इनएक्टिव होते हैं। सो कार्बन 13 आइसोटॉप सिर्फ एनएमआर एक्टिव होता है। और अगर बात करें अबंडेंस की, तो कार्बन 13 एनएमआर में जो कार्बन 13 है वो 1.1% एग्जिस्ट करता है, मतलब इसकी नेचुरल अबंडेंस सिर्फ 1.1% है। इसमें कोई पीक इंटीग्रेशन, कोई पीक स्प्लिटिंग नहीं होती। जिस तरह हम लोगों ने प्रोटॉन एनएमआर में पढ़ा है कि पीक इंटीग्रेशन होती है, सिग्नल स्प्लिटिंग होती है नेबरिंग प्रोटॉन्स की वजह से। इसमें कोई इस तरह का केस नहीं है, बल्कि इसमें हमारे पास हर नॉन इक्विवेलेंट कार्बन एक सिंगल पीक देगा। मतलब अगर कोई दो कार्बन सेम है तो वो हमारे पास एक पीक देंगे, वरना हर नॉन इक्विवेलेंट कार्बन एक अलग से पीक देगा। अगर हमारे पास इन केस के सिग्नल्स हमारे पास कम है और कार्बन एटम ज्यादा है, इट मीन्स के मॉलिक्यूल में सिमेट्री है। वरना नॉर्मली ये होता है कि सारे नॉन इक्विवेलेंट कार्बन एक सिंगल पीक देते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जिस तरह हमारे पास कार्बन फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर है, उस पर कार्बन 10 है और उसमें जो है पीक्स हैं या सिग्नल्स हैं वो 5 है, तो इट मीन्स कि उस मॉलिक्यूल में सिमेट्री प्रेजेंट है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है कि प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रम। हमें पता है कि कार्बन के साथ प्रोटॉन्स भी होते हैं, तो उन प्रोटॉन्स का जब हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी फॉल करवाते हैं तो प्रोटॉन का भी स्पेक्ट्रा आता है, मतलब प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रा आता है। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा आता है कि क्योंकि जब हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी फॉल करवाते हैं तो कार्बन के अलावा कुछ नेबरिंग प्रोटॉन्स भी उस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट हो जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रम है, कि इसमें प्रोटॉन भी रेजोनेट हुए हैं कार्बन के साथ साथ। तो ये स्पेक्ट्रा आप देख सकते हैं कितना कॉम्प्लेक्स है, इसे इंटरप्रेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ब्रॉड बैंड डीकपलिंग। बेसिकली ब्रॉड बैंड डीकपलिंग एक टेक्निक है जिसमें हम लोग दो रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर्स यूज़ करते हैं, एक प्रोटॉन को रेजोनेट करवाने के लिए सेपरेट और कार्बन को रेजोनेट करवाने के लिए सेपरेट, ताकि हमारे पास जो है वो डीकपलिंग ना हो और स्पेक्ट्रा क्लियर हो, इजी टू इंटरप्रेट हो। नेक्स्ट है केमिकल शिफ्ट टेबल। जिस तरह हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है कि प्रोटॉन एनएमआर में हम लोगों ने केमिकल शिफ्ट पढ़ी मुख्तलिफ, जिस तरह मिथाइल की केमिकल शिफ्ट 0.9 होती है, इस तरह मुख्तलिफ केमिकल शिफ्ट। इस तरह कार्बन 13 एनएमआर में भी केमिकल शिफ्ट होती हैं। ये केमिकल शिफ्ट टेबल है और जिसमें हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन 185 से 220 भी देता है। इस तरह अगर हम कार्बन की बात करें तो जो टर्शरी कार्बन है वो हमारे पास देता है 30 से 60 पे, और इस तरह मुख्तलिफ रेंजेस हैं जो याद रखनी है। नेक्स्ट टाइम चलिए आप कुछ स्पेक्ट्रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है 2 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन में अगर हम देखें कितनी पीक्स आ रही हैं, 2 मिथाइल पेंटेन 1 2 3 4 5 पीक्स आ रही हैं। 1 2 3 4 5 6 कि 6 नंबर ऑफ कार्बन हैं। इट मीन के दो कार्बन ऐसे हैं जो इक्विवेलेंट है, यानी सिंगल पीक दे रहे हैं। ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें दो कार्बन ऐसे हैं जो सिंगल पीक देंगे, क्योंकि ये एक ही कार्बन के साथ फर्दर कनेक्टेड है और ये सेम कार्बन हैं, तो ये दो कार्बन सेम पीक देंगे, बाकी हर यूनिक या नॉन इक्विवेलेंट कार्बन एक सिंगल पीक दे देगा। अब हम देखते हैं सबसे पहली पीक किसकी आएगी। अब ये जो पीक है सबसे ज्यादा डी शील्डेड, ये शील्डेड कौन सी पीक होगी, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज द प्रोटॉन प्रेजेंट इन द कार्बन एटम, मतलब के कार्बन के साथ जितने ज्यादा कम प्रोटॉन होंगे उतनी डी शील्डिंग होगी, और जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उन प्रोटॉन की वजह से उतनी ज्यादा शील्डिंग होगी। जिस तरह अगर हम कहें टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन क्या होता है कि अगर हम देखें टर्शियरी कार्बन की बात करें, हमें पता है टर्शियरी कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है, कार्बन 4 का बॉन्ड बनाता है, और टर्शियरी के केस में 3 बॉन्ड तो वो कार्बन के साथ ही बनाएगा और एक उसके साथ सिर्फ प्रोटॉन होगा। तो मतलब प्रोटॉन कम है, वो उतना ज्यादा डी शील्डेड है। फिर अगर सेकेंडरी की बात करें उसमें 2 प्रोटॉन्स आ जाते हैं, तो 2 प्रोटॉन्स हैं वो टर्शियरी की निस्बत ज्यादा शील्डेड हो जाएगा।
देन प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो वो उससे भी ज्यादा शील्डेड होगा। तो सबसे कम कौन सा शील्डेड होगा, डी शील्डेड होगा, सॉरी वो होगा टर्शियरी कार्बन। जिस तरह अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये सबसे ज्यादा जो है डी शील्डेड होगा। तो सबसे पहली जो पीक आएगी इस कार्बन की आएगी, इस कार्बन की पीक आएगी। देन नेक्स्ट हमारे पास आएगी सेकेंडरी कार्बन की, जिसपे 2 प्रोटॉन्स हैं, ये सेकेंडरी कार्बन की। देन हमारे पास इस कार्बन की आएगी। अब ये भी सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी है, तो पहले इसकी पी क्यों आ रही है, इसकी वजह यह है कि ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इस कार्बन से, टर्शियरी कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इस वजह से ये ज्यादा डी शील्डेड है इसकी निस्बत। ये जो है जिसकी बी बाद में आएगी ये अप फील्ड होगा क्योंकि ये टर्शियरी कार्बन से दूर है। देन अब हमारे पास आएगी, या इसकी भी पीक आ सकती है, ये भी प्राइमरी कार्बन है क्योंकि इसके साथ भी 3 प्रोटॉन्स हैं, और इन दोनों में से कोई और भी आ सकती है कि मतलब ये दोनों सेम इन्वायरमेंट के, तो इनकी एक ही पीक आएगी। तो इन दोनों की पहली पोजीशन होगी, इस कार्बन की पहली पोजीशन होगी। दोनों प्राइमरी कार्बन है जिनके साथ 3 प्रोटॉन्स हैं, तो पहले इन 2 कार्बन की पीक आएगी। इसकी वजह यह है कि ये जो 2 कार्बन हैं ये डायरेक्टली टर्शियरी कार्बन से अटैच है, तो इनकी पहली पीक आएगी। देन लास्ट में हमारे पास ये पीक आएगी। नेक्स्ट है 2 हेक्सानोल। अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर भी आ जाता है कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन अटैच है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतनी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी विड्रॉ कर लेगा और डी शील्डिंग हो जाएगी ज्यादा, मतलब कि ये अपने पास इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी विड्रॉ करेगा और यहाँ डी शील्डिंग होगी, और डी शील्डिंग की वजह से ये पहली पीक देगा या ये ज्यादा डी शील्डेड पीक देगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ डी शील्डेड कौन सा कार्बन होगा, ये वाला, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच है। सेकेंडली दिस वन, ये क्योंकि सेकेंडरी कार्बन है और साथ में यहाँ ऑक्सीजन का भी इफेक्ट होता है, तो सेकेंड ये पीक आएगी, ये वाली जो पीक है ये वाली पीक। देन नेक्स्ट हमारे पास ये पीक आएगी इस कार्बन की क्योंकि ये भी सेकेंडरी है। थर्ड इस कार्बन की पीक आ जाएगी। देन हमारे पास अब ये भी सेकेंडरी है लेकिन ये ऑक्सीजन से बहुत दूर हो जाता है। अगर हम इस कार्बन को देखें तो ये ऑक्सीजन के पास होता है, ये ऑक्सीजन के पास है, तो इस पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट है ना वो इस कार्बन पे ज्यादा होगा। तो फोर्थ पे ये वाला कार्बन नहीं बल्कि ये वाला कार्बन आएगा क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन अटैच है। देन फिर हमारे पास ये और फिर ये, अगर हम मार्क करें तो फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, देन फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये स्पेक्ट्रा का सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास 3 ब्रोमोपेंटेन। 3 ब्रोमोपेंटेन के केस में क्या होगा हमारे पास, अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 कार्बन है जबकि पीक 1 2 3 है, मतलब पीक्स कम है और कार्बन ज्यादा है। इट मीन्स कि सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ से देखें ये यहाँ से सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर हम देखें तो इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है, तो अगर यहाँ से सिमेट्री प्रेजेंट है तो हम यहाँ से कार्बन जो यहाँ नंबरिंग करेंगे वही सेम यहाँ भी होगी, तो हम सिर्फ एक साइड पे नंबरिंग करते हैं 1 2 3। सबसे ज्यादा जो डी शील्डेड होगा वो ये वाला कार्बन होगा। एक तो ये सेकेंडरी कार्बन और दूसरे पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उतनी ज्यादा डी शील्डिंग और उतनी ज्यादा ये डाउन फील्ड आएगी पीक। तो सबसे पहली पीक इस वाले कार्बन की है, देन इस वाले कार्बन की क्योंकि ये सेकेंडरी है और ये ब्रोमीन भी इसके करीब करीब है, लास्ट में इसकी क्योंकि ये टर्शियरी है। तो ये टोटल 3 पीक्स हो जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट है अल्कीन यानी 1 हेक्सीन। इस केस में क्या होगा, इस केस में सबसे पहली पीक आएगी इसकी। अब ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ कितने प्रोटॉन होंगे, सिर्फ एक प्रोटॉन होगा। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है 1 2 3, तो सिर्फ एक प्रोटॉन बाकी रहेगा, तो सिर्फ एक प्रोटॉन होगा। सबसे पहली जो पीक है वो आएगी इस कार्बन की, इस कार्बन की। देन सेकंड हमारे पास आएगी इस कार्बन की। अब ये भी यहाँ इस कार्बन के साथ 2 प्रोटॉन है और इसके साथ भी 2 प्रोटॉन है, इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी। कार्बन 2 बॉन्ड बनाए हुए और 2 प्रोटॉन, और इसने भी कार्बन 2 बॉन्ड बनाए हुए और 2 प्रोटॉन। तो अब हमारे पास पीक कौन सी आएगी, ये आएगी या पहले ये आएगी, हमारे पास पीक पहले ये वाली आएगी।
इसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है उसकी पीक पहले आती है देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की निस्बत। सो फर्स्ट इसकी, सेकंड इसकी, थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। सिंपली मतलब स्ट्रेट चेन में आएगा क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच है इसके साथ, मतलब सिर्फ इसका एक प्रोटॉन है, फिर नेक्स्ट ये, और देन हम लोग फॉरवर्ड मूव करेंगे। पेंटानोइक एसिड, अब पेंटानोइक एसिड किस तरह आएगी, ये बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे पहले तो ऑब्वियसली इस कार्बन की आएगी कि इस कार्बन में ऑक्सीजन अटैच है, बल्कि दो ऑक्सीजन अटैच है, कार्बोनाइल ग्रुप और एस्टर वाला ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन अटैच है, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसकी 180 पे कार्बोनाइल की पीक आती है 180 पे, कि बहुत ज्यादा डी शील्डेड होते हैं, दो ऑक्सीजन जो अटैच होते हैं तो बहुत ज्यादा डी शील्डेड होगा, तो फर्स्ट इस कार्बन की आएगी। देन ये जो डायरेक्टली अटैच है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो सेकंड पे इसकी पीक आएगी सिंपल, थर्ड इसकी, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सिंपल सा केस था। नेक्स्ट है एस्टर, इथाइल वैलिडेट। एस्टर में क्या होगा, पहले किस कार्बन की पीक आएगी, इस केस में अगर हम देखें तो सबसे पहले आएगी इस कार्बन की, क्योंकि इसमें कोई प्रोटॉन नहीं है, और दूसरी बात है इसमें दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच हैं, तो ये सबसे ज्यादा डी शील्डेड होगा। जैसे कार्बोनाइल की हम लोगों ने पढ़ी है 180 पे आती है, तो फर्स्ट तो आएगी हमारे पास इसकी कार्बन की पीक, सेकंड हमारे पास किसकी आएगी, इस कार्बन की पीक, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ, सेकंड इसकी आएगी, थर्ड आएगी इस कार्बन की, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन के साथ अटैच है, मतलब एक बॉन्ड छोड़ के एक बॉन्ड के फासले पर अटैच है, वो तो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ये एक बॉन्ड के फासले पर अटैच है, इसलिए ये थर्ड नंबर पे आएगी। देन फोर्थ हमारे पास ये आएगी एंड फिफ्थ ये आएगी। तो ये इस तरह से नंबरिंग होगी। बेसिकली दो बातें याद रखनी है अगर ये, कि एक तो प्रोटॉन्स कम हो उतना ज्यादा डी शील्डेड होगा, और दूसरा जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो या क्लोज हो वो उतना ज्यादा डी शील्डेड होगा। नेक्स्ट है पेंटेन अमाइड। तो पेंटेन अमाइड में क्या होगा, सिंपल है, सबसे पहले तो इसकी आएगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी विड्रॉ कर देगा, डी शील्डिंग बनाएगा, 180 पे पीक बिकॉज कार्बोनाइल है। सेकंड हमारे पास डायरेक्टली अटैच ये है, फिर दूसरे पे इसका होगा, तो अफेक्ट रिड्यूस होता जाएगा जैसे जैसे हम लोग दूर मूव करते जाएंगे। तो थर्ड पी ये होगा, इस वजह से थर्ड पी ये आई, फोर्थ ये एंड लास्टली फिफ्थ ये। तो मतलब ये सिंपल डायरेक्ट केस है, क्योंकि जैसे जैसे हम दूर करते हैं तो ये दूर होते जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का अफेक्ट कम होता जाता है और शील्डिंग की तरफ हम लोग मूव करते जाते हैं। नेक्स्ट है 3-methyl-2-pentanone। इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, इसमें फर्स्ट जो नंबर आएगा वो आएगा इस कार्बोनाइल वाले कार्बन का। देन हमारे पास इस टर्शियरी कार्बन का, क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स कम है। देन थर्ड नंबर आएगा इस कार्बन का, क्योंकि ऑक्सीजन के करीब है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड इस कार्बन का फोर्थ नंबर होगा, इसका फिफ्थ क्योंकि ये करीब है ऑक्सीजन से, और इसका सिक्स्थ। इस तरह अगर हम देखें तो फर्स्ट आएगा इसका, सेकंड, देन थर्ड इसका क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के पास है, फोर्थ इसका आएगा। अगर ये देखें तो ये हमारे पास बहुत दूर हो जाता है, अगर ये बॉन्ड देखें तो ये इसके करीब है, तो फिफ्थ इसका आएगा, और देन लास्ट में इसका सिक्स्थ आएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास 2-methyl पेंटानल एल्डिहाइड है। इसमें फर्स्ट नंबर इसमें आएगा सिंपल इसका, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन अटैच है, सिंपल। सेकंड इस कार्बन का टर्शियरी कार्बन है, थर्ड देन इसका, और फोर्थ इसका, कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ बढ़ेंगे तो अफेक्ट कम होता जाएगा। देन अब 5 इस कार्बन का आएगा, क्योंकि ये करीब है इसके, इसकी निस्बत ये बहुत दूर हो जाता है ऑक्सीजन से, ये करीब है, तो 5 इसका आएगा, और 6 नंबर इसका आएगा। इसमें यह है कि हर यूनिक कार्बन कार्बन 13 एनएमआर सिग्नल देता है। अगर फ्यूअर सिग्नल्स हो तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि उस मतलब सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इस तरह अगर हम इस मॉलिक्यूल में देखें तो कितने सिग्नल, 1 2 3 4, सिर्फ 4 सिग्नल्स हैं, और कार्बन कितने हैं, 6 बेंजीन के, 7 8 9 10 कार्बन हैं। इसमें 2 सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर हम इस तरह से देखें तो भी सिमेट्रिकल है, इस तरह से देखें तो भी सिमेट्रिकल है। तो हम लोग ने काउंट सिर्फ ये 1 2 3 4 कार्बन काउंट करने, क्योंकि बाकी तो सिमेट्रिकल है, ज्यादा इनका बिहेवियर होगा वैसा, इनका भी बिहेवियर वैसा, इनका भी, चारों तरफ से सबका सेम बिहेवियर होगा। तो सबसे ज्यादा जो डी शील्डेड कार्बन है वो कौन सा होगा, वो ये वाला, क्योंकि ये टर्शियरी कार्बन है, इसके साथ एक प्रोटॉन भी नहीं है। सेकंड जो होगा वो कौन सा होगा, ये वाला, थर्ड ये वाला, और फोर्थ ये वाला, सिंपल।
अगर हम मार्क करें तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड क्योंकि सेकेंडरी है, और ये फोर्थ। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम इसको देखें स्ट्रक्चर को, इसमें भी हमारे पास सिमेट्री प्रेजेंट है इस तरह से, ये सिमेट्री प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक साइड काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6। इन 6 के देखेंगे नीचे वाले 6 का सेम बिहेवियर है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो सबसे ज्यादा जो डी शील्डेड होगा इसमें कौन सा प्रोटॉन होगा, फर्स्ट नंबर इस कार्बन का होगा क्योंकि ये हमारे पास डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी विड्रॉ करके इसे डी शील्ड कर देगा। सेकंड हमारे पास होगा इस कार्बन का क्योंकि ये भी ऑक्सीजन से करीब है। देन थर्ड इस टर्शियरी कार्बन का, और फोर्थ अगेन इसका, फिफ्थ इस कार्बन का, एंड दिस इज द सिक्स्थ। ओके, डेप्थ क्या है? बेसिकली डेप्थ स्टैंड फॉर डिस्टॉर्शननेस इनहेंसमेंट बाय पोलराइजेशन ट्रांसफर। डेप्थ एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन की प्रेजेंस को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो तीन तरह की डेप्थ हम लोग यूज करते हैं, डेप्थ 45, डेप्थ 135 और डेप्थ 90। तीन तरह की ये डेप्थ यूज करते हैं। अब डेप्थ 135 क्या होता है? डेप्थ 135 बेसिकली CH3 को डिटेक्ट करता है, यानी प्राइमरी कार्बन को, और यानी जो डेप्थ 45 है, सबसे पहले 45 देखते हैं। डेप्थ 45 एक CH3 को डिटेक्ट करता है, एक CH2 को, एक CH को, यानी ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों को करता है। जबकि जो डेप्थ 90 है वो सिर्फ CH को करता है, और डेप्थ जो 135 है वो CH3 को करता है, CH2 को करता है और CH को भी करता है। लेकिन इस केस में हमारे पास जो CH2 होता है उसका नेगेटिव सिग्नल आता है। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, कहीं से भी देख लें कि डेप्थ 45 तीनों को करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। डेप्थ 90 जो होता है वो सिर्फ जो टर्शियरी कार्बन है उसे करता है, और जो डेप्थ 135 है वो भी तीनों को करता है, लेकिन उसमें जो CH2 यानी सेकेंडरी कार्बन होता है उसका नेगेटिव सिग्नल आता है। और क्वार्टनरी कार्बन की यहाँ डेप्थ में कोई पीक नहीं आती। तो हम लोग देखते हैं, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन हो तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे स्ट्रक्चर में कौन सी कार्बन प्रेजेंट है। ओके, सबसे पहले हम डेप्थ 90 में देखते हैं। डेप्थ 90 में कौन सी पीक होती है? सिर्फ CH की। जिस तरह मैंने बताया है कि ये सिर्फ टर्शियरी कार्बन को डिटेक्ट करता है, तो सिर्फ CH की पीक हुई। तो इसके ऊपर ये भी जो पीक है वो CH की है, और इससे नीचे ये भी CH की पीक है। ये CH की पीक है। देन अब हम लोग देखते हैं, ये CH की पीक हो गई, ये भी CH की। अब हमें पता है जो डेप्थ में दूसरा सिग्नल होता है वो किसका होता है? CH3 का। तो ये अब हमारे पास CH3 की पीक हो गई। हमें पता है डेप्थ 90 में तो CH3 की नहीं आती, तो ये भी CH3 की पीक हो गई। तो ये से हमें पता है ये CH3 की हो गई। बाकी जो नेगेटिव सिग्नल है वो CH2 का होता है, ये भी CH2 की। तो इस तरह से हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि सेकेंडरी, टर्शियरी मौजूद है या नहीं। अब हमारे पास लेट्स से कि ये अब एक प्रैक्टिस एग्जांपल है, हम लोग देखते हैं कि हमें इससे कैसे पता चलता है कि कौन सा सिग्नल यहाँ प्रेजेंट है या कौन से कार्बन प्रेजेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। सबसे पहले हम लोग डेप्थ 90 में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ कोई पीक नहीं आ रही। इट मीन्स कि इसमें जो CH है वो एब्सेंट है, CH प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि डेप्थ 90 में कोई पीक नहीं आ रही। और जो मिक्सचर ऑफ पीक्स होती है, 2-3 ये एरोमेटिक रिंग की पीक्स होती हैं। ओके, सेकेंडली हम लोग देखते हैं कि ये जो नेगेटिव सिग्नल्स होते हैं ये आते हैं CH2 के। तो ये दोनों सिग्नल CH2 के हैं, ये दोनों सिग्नल ये CH2 के हैं। तो इसके नीचे ये दो सिग्नल्स भी किसके होंगे? CH2 के, क्योंकि बिल्कुल इसके नीचे आ रहे हैं। देन हम देखते हैं बाकी इसमें हमारे पास कौन सा हो सकते हैं, या तो ये CH हो सकता है, या तो ये क्या हो सकता है? CH3। अब CH तो हम लोग ने देखा डेप्थ 90 पे इसकी कोई पीक नहीं, इसका मतलब CH तो एब्सेंट है। तो ये कौन सी हो सकती है? CH3 की।
तो इसकी नीचे वाली जितनी भी पीक्स हैं वो CH3 की होगी, ये नीचे। अब हमारा मेन जो स्पेक्ट्रा है वो ये है। अब हम लोगों ने बताना है इसमें कौन कौन से कार्बन प्रेजेंट है। अगर बिल्कुल हम लोग इसके नीचे हैं तो हमें पता है ये किसकी पीक है, CH3 की। ये रही CH3 की पीक। देन हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो पीक है ये रही CH2 की पीक। और ये भी CH2 की पीक है, ये CH2 की पीक है। सॉरी ये ओके, ये अब पता चल गया हमें। और ये तो एरोमेटिक है, जिसने बताया मिक्सचर ऑफ पीक्स एरोमेटिक की होती हैं। और ये हमारे पास एक और छोटी सी पीक है। अब ये किसी स्पेक्ट्रम में हमें नहीं मिली, किसी डेप्थ की उसमें, तो ये क्वाटनरी कार्बन की पीक है, यानी जिस कार्बन में एक प्रोटॉन भी प्रेजेंट नहीं होता। तो क्वाटनरी कार्बन की पीक, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि डेप्थ जो है वो नहीं करता, तो इसलिए ये जो पीक है वो क्वाटनरी कार्बन की है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर कार्बन 13। बेसिकली कार्बन 13 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो याद रखने हैं। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। और any question, any query you may ask in comment. Okay, thank you so much.